ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर एक विशेष सेशन के लिए एकाग्र हुए हैं। आज का ये सेशन स्पिरिचुअल काउंसलिंग फॉर इनर वेलबींग और वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड अस। How can we care them? How can we support them? Because it's main the necessity of the present time. हमारे आसपास काफ़ी ऐसे हमारे रिलेशन में या संबंध संपर्क में ऐसे आत्माएं हैं जो मेंटल इश्यूज से डील कर रही हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ना हम उन्हें कोई सपोर्ट दे पाते हैं, ना वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को डील कर पाते हैं। और यही प्रॉब्लम सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ही बढ़ती जा रही है। जैसे रिसेंटली हमने पैंडेमिक देखा, पहले अवेयरनेस नहीं थे तो वी वर जस्ट फियरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़, और जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई नाउ वी आर रियली फ्री फ्रॉम दैट डिजीज़। यही अप्रोच हमें मेंटल इश्यूज़, मेंटल डिसऑर्डर्स में भी लेना है, और उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे एजुकेशन ग्रुप के साथ जो भी जुड़े हुए भाई बहनें हैं, कुछ प्रेजेंट हैं, कुछ साथ जुड़ते जाएंगे, उनके लिए इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए दीपक भाई का और विशेष पुष्पा दीदी का भी सहयोग था, योगदान था कि वो इस प्रोग्राम को अरेंज करें। काफ़ी समय से प्लानिंग थी, लेकिन काफ़ी प्रोग्राम्स के कारण हम ये नहीं कर पा रहे थे, और काफ़ी समय से YCMO यूनिवर्सिटी भी अभी प्रपोज कर रही है काउंसलिंग कोर्सेज, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी ये कोर्सेज चल रहे हैं। डिप्लोमा से लेकर के MSc तक इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के कोर्सेज वहाँ करवाए जाते हैं थ्रू ब्रह्मा कुमारीज, विथ कोलैबोरेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। सो अभी भी उल्लासनगर में भी रिसेंटली हमने इन कोर्सेज को स्टडी किया, समझा, और हम खुद पहले अवेयर हुए और उसकी अवेयरनेस को और क्रिएट करने का इम्पोर्टेंस समझा। तो आज ये पहला सेशन है और इसी प्रकार के और सेशंस होते रहेंगे। इस प्रकार का प्रोग्राम और आगे बनेगा। आज सबसे पहले हम दीपक भाई के फर्स्ट सेशन का लाभ लेंगे, जिसमें वो हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन सब मेंटल डिसऑर्डर्स से, और हम कैसा एक, जब ऐसे हमारे आसपास हमें लोग मिलते हैं तो उन्हें हैंडल करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट वे क्या होना चाहिए, ताकि हमारी इनफॉर्मल काउंसलिंग इफ़ेक्टिव हो जाए। एक होती है फॉर्मल काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलिंग, जो बाहर दे रहे हैं, दे अर्न लॉट ऑफ मनी, बट इन रिलेशंस वी डोंट एक्सपेक्ट मनी, वी जस्ट नीड टू गिव देम अ केयर एंड लव। So how to handle them, that awareness we'll get in today's session. So I'll ask Deepak Bhai. दीपक भाई को तो सभी जानते हैं, और दीपक भाई की सेवाओं के बारे में बताएं तो काफ़ी समय से दीपक भाई काफ़ी केसेस को हैंडल कर चुके हैं और करते भी रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो रात का पीरियड होता है, यू मस्ट बी नोइंग कि न्यू प्रोजेक्ट एक दीपक भाई के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है, गॉड ब्लेस यू। रोज़ रात को 9 बजे गॉड ब्लेस यू का एक प्रक्रिया, मीन्स जैसे एक फ्लो उन्होंने स्टार्ट किया, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी लोग उसमें जुड़ते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर उनका टाइम स्पेंड होता है, बोला फिर मेरा टाइम 10:30 तक बिजी होता है। ऐसे केसेस इनको पता होता है कि दीपक भाई इनकम टैक्स ऑफिसर है, सुबह बिजी होते हैं, वो रात को फ्री है, तो वो 1 घंटा भी उनका ऑक्यूपाई हो जाता है ऐसे केसेस को हैंडल करने में। तो कहीं ना कहीं वो उनके घर तक पहुंचते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, कुछ समाधान लेते हैं। तो जो ये प्रैक्टिसेस करते और उनको उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आज वो सारे अनुभव दीपक भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्पिरिचुअल काउंसलर्स ही बैठे हैं ना, किसी न किसी तरह हम सभी किसी न किसी को काउंसिल करते हैं, पहले तो खुद को करते हैं, और हम सभी को काउंसिल करने वाला सुप्रीम काउंसलर
शिव बाबा रोज हमें मीठे बच्चे कहने से स्टार्ट करता है। जब हमने ये कोर्स स्टडी किया तो पता चला कि जो दुनिया में काउंसलिंग की टेक्निक्स वगैरह सीखी जाती है वो ऑलरेडी हम बाबा के द्वारा सुन ही रहे हैं, रोज कर ही रहे हैं, खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरों पे भी कर रहे हैं। अमृत वेले से जो भी मतलब सिस्टम हमारा जीवन शैली राजयोग का बना हुआ है ना, राजयोग का लाइफस्टाइल जो है वो पूरी काउंसलिंग का बेस है। हमने जब 3rd ईयर में स्टडी की तो पता चला कि जो भी 10 केसेस करने हैं तो दुनिया की थेरापी से ज़्यादा राजयोग का जो इफ़ेक्ट है उस पर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे जो जिन्होंने किया मेरे ख्याल से रिंकू दीदी और गीतू दीदी और सुमन बहन भी बैठे हैं, कल्याण से आए खास। तो और भी कोई किसी ने किया नहीं, और बाकी नहीं आए हैं। वो ऑनलाइन हम मिलते रहते थे, रोज स्टडी करते थे जूम पे, तो इसलिए वो ऑनलाइन ही हैबिट पड़ी हुई है, वो वहाँ भी सुन रहे होंगे। आज हम विशेष जो डिस्कस करेंगे कि आज प्रैक्टिकली क्या हालत हो चुकी है पूरी वर्ल्ड में जो इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ की। टुडे नियरली 100 करोड़ पीपल लिव विथ अ मेंटल डिसऑर्डर and in low income countries more than 75% of people with the disorder do not receive treatment. Every year close to 3 billion people die due to substance abuse and every 42nd a person dies by suicide. Suicide का केस फिजिकल प्रॉब्लम में होगा कि मेंटल हेल्थ का इशू होगा, आप सोच सकते हैं, है ना। WHO के अनुसार पेंडेमिक के बाद तो इतनी हालत हो चुकी है कि जितना मेंटल हेल्थ की प्रोफेशनल हेल्प मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, 93% वो और भी कंट्रीज़ में 93% कंट्रीज़ में नहीं मिल पा रही है। तो ये हमने जो प्लान किया था, है ना, कि रिंकू बहन का भी ये मन में था कि हम ऐसी टीम बनाएं जो लोगों में परेशानी है तो वो कैसे हम एक टीम बनाकर काउंसलर्स बनकर उनको हील करें। 57% of Americans with a mental illness who do not receive treatment। अब देखो यूएस में ऐसी हालत है मेंटल इलनेस की, इंडिया में तो ऐसी हालत है कि 20% ऑफ ग्लोबल सुसाइड्स इंडिया में होते हैं, जबकि इंडिया को स्पिरिचुअल कंट्री माना जाता है, लेकिन पूरी वर्ल्ड के 28% सुसाइड यहाँ पे होते हैं। और 49% मेंटल हेल्थ फैसिलिटी 20 किलोमीटर के रेडियस तक भी मुश्किल से प्राप्त होती है। 26% लोग जो है 50 किलोमीटर तक भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इतना दूर होता है। यहाँ पे भी हमारे पास जो भी केस आते हैं ना सेंटर पे, तो वो बताते हैं कि हम बॉम्बे गए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन उनसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, वो टाइम नहीं दे पाए, है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी क्यू है। इंडिया में ऐसी हालत है कि 3,33,000 लोगों के पीछे एक साइकियाट्रिस्ट है, 8 लाख के पीछे एक नर्स है, 14 लाख के पीछे एक साइकोलॉजिस्ट है और 14 लाख के पीछे एक सोशल वर्कर है जो मतलब हमारे जैसा कोई कार्य करता है। तो मतलब आप एक कितनों को कर रहे हो, लाखों को कर रहे हो। और पेंडेमिक में तो ऐसी हालत हो गई कि जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड स्क्रीनिंग होती है वो 370% बढ़ गई, है ना। डिप्रेशन ये सब अब अगर देखेंगे तो परसेंटेज इतनी बढ़ जाती है डिप्रेशन की, स्ट्रेस, एंजाइटी की, तीनों लेवल में ऐसी है। तो मेंटल हेल्थ का इशू बहुत बड़ा है जहाँ पे हर प्रकार के लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे ऑफिस इशू हो, इवन डॉक्टर्स और नर्सेस की हालत आप देखो। आज रिलेशनशिप में कहीं ब्रेकअप है, कहीं साथ में भी रह रहे हैं तो मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं,
है ना, कहीं घर छोड़ना पड़ता है, जॉब में फायरिंग होती है, घर की ज़रूरतें पूरी करनी, फाइनेंशियल से लेकर बहुत सारी जो बातें हैं, हर तरह से मतलब साइलेंट सफरिंग बढ़ती जा रही है. Some people are suffering and you will never know because they suffer in silence. कईयों को मतलब हमें ही जो सफ़र कर रहे हैं ना, उनको ही पता नहीं होता है कि हम मेंटल डिसऑर्डर से पास कर रहे हैं. मतलब फिजिकल बॉडी में तो दिख रहा है कि यहाँ पे पेन है या यहाँ पे परेशानी है, लेकिन मेंटल हेल्थ में वो बात नहीं समझ में आती है. कई तो डिप्रेशन में होते हैं तो फिर सब्सटेंस अब्यूज़ है ना, पीना शुरू करते हैं. वो तो हमको पता है कि ये चीज़ जो है और भी दुख देती है, जलाती है, और कई फिर जीवन से हार मान लेते हैं. तो हर तरह से मतलब दिल जख्मी या टूटा हुआ है या आग लगी हुई है ना, दिल और दिमाग में. तो हम सभी को क्या करना है, फायर ब्रिगेड जैसा काम करना है. जो भी हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोग आते हैं, वे अपने स्वभाव संस्कार के कारण परेशान हो सकते हैं, एक दूसरे के संस्कारों के टकराव के कारण परेशान हो सकते हैं, या विकारों या व्यसनों से परेशान हो सकते हैं, या फिर उनका कोई कर्म भोग कार्मिक अकाउंट है ना हो सकता है. तो हमें उनके मन, दिल, दिमाग की एक तो सफाई भी करनी होती है, और फायर ब्रिगेड की तरह उनके दिल दिमाग में जो परेशानी है दूर, उसको आग जो है उसको दूर करना होता है. लगभग ये जो लॉकडाउन पीरियड चला उसमें ही सेंटर के थ्रू या ऐसे ही ऑनलाइन वगैरह ऑलमोस्ट 40 केसेस आए थे, जिसमें से कुछ एंगर के थे. एंगर का भी मतलब ऐसा आप सोचो कि एक बहन 9 इयर्स से शादी हो चुकी है और उनको अभी ससुराल वालों ने निकाल दिया कि आप जब तक अपने स्वभाव को नहीं ठीक करोगे तो आप हमारे घर में अशांति नहीं चाहिए. और उसको हस्बैंड ने खास कहा कि काउंसलिंग करा के आओ. सोचो, एंगर की वजह से सिर्फ घर खराब हो रहा है, एक जने की एंगर की वजह से, और वो खुद भी परेशान. उसकी बेटी थी, उसके साथ भी एंगर वो निकलती थी. दूसरा एक केस के जस्ट एंगेजमेंट हुई है, वो भी चॉइस से हुई है. घर वालों ने रिश्ता जो जोड़ा बहुत मतलब सोच समझ के कि वो लड़की का 1 साल का रिलेशन चल रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने एग्री किया सब बातों को हटा के. और अभी दोनों लड़का लड़की कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करें. स्वभाव संस्कार का टकराव कि लड़की को बहुत एंगर है. एक्चुअली हमारे पास लड़की आई सेंटर पे कि ये प्रॉब्लम है, और वो बता रही थी कि लड़के का ये प्रॉब्लम है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है. तो जब उसके बात करने के तरीके को समझा तो लगा कि पहले तो इसके स्वभाव संस्कार में बहुत इश्यूज हैं. तो ऑनलाइन बहुत अच्छा एक फॉर्म होता है जिसमें पता चलता है कि स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल और एंजाइटी लेवल कितनी है. तो इमीडिएट मैंने सोचा कि हम उससे वो बढ़वाएं. तो वो देखा तो तीनों लेवल बिल्कुल हाई थी, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस. तो अभी आप देखो, ऐसे व्यक्ति को कोई भी जो हैंडल करेगा वो तो परेशान होगा ही. और जितने भी मतलब मोस्टली काउंसलिंग के केस आते हैं वो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को इतना परेशानी नहीं होती जितनी फैमिली को हैंडलिंग करनी पड़ती है. तो हमेशा जब भी काउंसलिंग करनी होती है तो उनको कहते हैं कि आप फैमिली का एक व्यक्ति भी आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि जो खुद अफेक्टेड होता है वो अपने पे उतना काम नहीं कर पाता है जब तक किसी का फैमिली मेम्बर का सहयोग नहीं होता है. तो इस तरह से एक तो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, उसका केस आया कि उसका एंड लेवल पे जब सिलेक्शन होने वाला था कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, फोकस नहीं हो पा रहा था. वो रणजी ट्रॉफी में 6 बॉल में 6 सिक्सेस मार चुका है.
ऐसा तो जब उसके कोच ने देखा कि इसके पास पूरा स्किल है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है, डिवोशन है, सिंसियरिटी से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल और फियर आ जाता है, वो सिचुएशन फील नहीं कर पाता है, तो उसको खुद उसने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाओ, मेडिटेशन सीखो। बॉम्बे के बहुत बड़े कोच ने उनको भेजा। तो उसको विजुअलाइजेशन वगैरह पहले कोशिश की जाती है कि नॉर्मल मेडिटेशन वो सीख सकते हैं कि नहीं, फिर अलग अलग एक टेक्निक सिखा के फिर उसको सूटेबिलिटी देखी जाती है कि उसको उसकी चॉइस क्या है, टाइमिंग क्या है ना। जॉब भी कर रहा है वो साइड में, जीएसटी डिपार्टमेंट में जॉब है उसका, और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो सब उस हिसाब से टेलर मेड हमें उनको आइडिया बना के देनी पड़ती है। देन एक बहन आई कि 7 years के रिलेशनशिप के बाद 1 साल से शादी हुई है, अभी कह रही है कि डिसीशन करना होगा कि डाइवर्स करना है कि नहीं। खाली इशू क्या था कि सास बहू का जो कॉमन इशू है, उस छोटी सी बात पे बस रेडी हो जाते हैं डाइवर्स के लिए ना। तो ये रिलेशन मेकिंग और मतलब डिसीशन नहीं ले पाते हैं, वो बहुत छोटी चीज़ समझ लेते हैं डाइवर्स को, जबकि पूरी जीवन का डिसीशन होता है। और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो भी वैरायटी है। अब कोई मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से लोग गुजर चुके हैं। किसी के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, वो अभी तक इम्प्रेशन, अभी लॉकडाउन में सडनली जागृत हुए वो जो दबे हुए थे इमोशन, कैसे भी उस समय समझो ओवरकम करके आगे आ गए, लेकिन फिर आगे चल के अभी जब किसी ट्रिगर पॉइंट मिली उनको वैसी सिचुएशन फेस की, तो उनके जागृत हो जाते हैं। तो वहाँ पे जेस्चुरल थेरेपी बहुत अच्छी यूज़ होती है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। देन फियर के सबसे ज़्यादा, और भी फियर के केसेस भी इस लॉकडाउन में बहुत आए, डिजीज़ फियर खास करके। तो उनका भी कहीं ना कहीं देखा गया कि किसी न किसी तरह उसका लिंक जो था, बेस जो था बचपन से कहीं जुड़ा हुआ था। ऐसा इंसिडेंट या इवन घर में पेरेंटिंग ऐसी हुई या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ जिसने अंदर में उनके फियर वो दब गया और बाहर भी खुला। क्योंकि अभी सभी को टाइम मिला अपने साथ टाइम स्पेंड करने का लॉकडाउन में। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी केसेस थे, डिजीज फियर भी, फिर किसी न किसी पास्ट मेमोरीज का फियर, फिर हमारे साथ फिर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, डेथ का फियर, देन ओसीडी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अभी ये भी मतलब मुझे लगता है इसी वजह से बाहर आया है कि हम अभी अंदर ज़्यादा रह रहे हैं घर से, मतलब घर के अंदर लॉक में ही कोई ना कोई इवन क्लीन करने का ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंपल्सिव मतलब आप नहीं चाहते हुए भी वो करेंगे। एक बहन थी राजस्थान से, तो उसके अंदर ही क्लीनिंग का जो ओसीडी आ गया ना, हर चीज़ को बार बार साफ करे। कोई मेहमान आए तो वो बर्तन ना बिल्कुल मट्टी में गाड़ के रखेगी, 1 हफ्ते के बाद फिर धो के फिर यूज़ करेगी। पूरे घर को धुलाई करेगी, फ्लोर तो करेगी, दीवारें भी धोएगी कोई मेहमान आएगा तो बाहर से। क्योंकि ये कोरोना का थोड़ा फियर था ना कि किसी को टच नहीं करना है, तो उसका और एक्सेस हो गया ओसीडी। और हर चीज़ मतलब हर बार बार हाथ धोना नहीं चाहते हुए, वो खुद कह रही थी कि मैं नहीं चाहती हूँ ये सब करना, है ना। ये ओसीडी क्लीनिंग की बहुतों में आई, कहीं पे पर्टिकुलर जगह देखने की आई। एक यहाँ का ही उल्लासनगर का एक एकदम यंग कुमार, उसको एक ड्रेनेज फियर हुआ, जहाँ पे भी ड्रेनेज देखेगा वो देख के उसको सफोकेशन होने लगेगा, है ना। ऑफ कोर्स नॉन बीके, लेकिन हमारे लिए तो सब भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब आप देखें केसेस आए। देन और प्रॉब्लम के पास्ट मेमोरीज, कि कोई ना कोई पुरानी बातें, किसी के साथ कोई
पेरेंट्स ने बुरा चला है वो अभी तक जा नहीं पा रहा है ना। शादी करके गए 45-50 एज हो गई, लेकिन अभी तक माँ ठीक नहीं चल रही है, तो वो प्रॉब्लम चल रहा है। पास्ट मेमोरीज चल रही है और पास्ट के हिसाब से अभी भी रिलेशन वही चल रहे हैं। आज से बहुत सारे पास्ट के जो आते हैं, तो इन रिलेशनशिप इश्यूज, आपस में बहुत टकराव है ना, ब्रेकअप होता है, इवन सुसाइड तक, सुसाइडल थॉट्स। फायर ब्रिगेड वालों के पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं। हम सभी के पास क्या क्या है आपको सभी को पता है। हम स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, तो हमारे पास ज्ञान योग तो है। हमारे पास देखो शांति की शक्ति, पवित्रता की, आत्मिक ज्ञान, आत्मा की अथॉरिटी है ज्ञान की, है ना, ड्रामा का ज्ञान है, कर्म का सिद्धांत है, और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है ना। फिर स्वमान की शक्ति है, स्नेह और स्वमान। हम फिर परमात्मा के साथ की शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति है ना, उसकी सर्व शक्तियाँ हमारे साथ हैं। और पॉजिटिव थॉट जो हम स्वमान का अभ्यास करा रहे हैं, है ना, और हम मंथन करते हैं ज्ञान का, राइट करते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोल के जो गीत चलते हैं, ये भी अगर किसी को हम दे देते हैं ना कि आप बस पूरे दिन में IPA मोबाइल में डाल दो, बीच में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो तो आप एयरफोन में ये गीत सुनो, तो वो भी काफ़ी साउंड थेरेपी का काम करते हैं। क्योंकि भगवान जो है ना, वो सुप्रीम सर्जन है। उसने अमृत वेले से उठाने से लेके हमें सॉन्ग्स यूज़ किए। हमें पता नहीं था कि ये साउंड थेरेपी है, जो ब्रेन में बिल्कुल प्रोग्राम बना रही है कि ये गीत सुनते ही हमारी आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं, आत्मा, मन और बुद्धि जागृत हो जाती है। दुनिया में साउंड थेरेपी पे काफ़ी रिसर्च होती है कि कितनी ये इफ़ेक्ट हुआ ब्रेन के लिए, माइंड के लिए, इवन इमोशंस के लिए। हम गीत के शब्द सुनते हैं तो वैसे वैसे इमोशंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव जागृत हो जाते हैं। हमें नेगेटिव इमोशंस पे फाइट करने की इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि बहुत अच्छे, इतने अच्छे सॉन्ग्स बने हुए हैं कि उनकी वर्डिंग सुन के वो इमोशंस हमारे पॉजिटिव अपने आप जागृत हो जाते हैं। हमको मतलब उस पता ही नहीं कि वो हमारे ऊपर काउंसलिंग का कार्य कर रही है। म्यूज़िक थेरेपी एक थेरेपी कार्य कर रही है हमें परिवर्तन होने में। हम लाइटली ले लेते हैं किसी भी, हाँ बाबा का गीत चल रहा है, बहुत गीत चल रहे हैं, लेकिन उसको अगर ध्यान से उसकी म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे, उस गीत के शब्दों को गहराई से समझेंगे, तो सचमुच वो हमारे इमोशंस को कैसे परिवर्तन करती है साउंड थेरेपी के रूप में। इवन दुनिया में जो लोरी की साउंड थेरेपी यूज़ करते हैं ना, कि बच्चे को पता चले कि कभी सोना है, वो भी साउंड थेरेपी एक किस्म की, है ना, जो एंशिएंट टाइम से हम यूज़ करते आए हैं। नहीं तो बच्चे को पता नहीं होता है कब उठना है, कब सोना है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर एक बन जाता है कि ये लोरी सुनाई दे रही, मतलब सोने का टाइम आया है। तो शुरू में जो मेडिटेशन मतलब जो भी हमारे पास आए हैं, तो उनको ज़्यादा गहरी मेडिटेशन नहीं देनी है। कहना है कि 10 मिनट का कोई भी गीत सुनो, इजी म्यूज़िक सुनो, क्योंकि हम नॉर्मली एक ही तरह की उनको मेडिटेशन सिखाते हैं कि आत्मा समझ, परमात्मा को परम धाम में याद करो। अभी जो डिप्रेशन में होगा वो परम धाम तक पॉसिबल ही नहीं होगा उसका, है ना, सोचना, उसकी सोच, वो तो समझ से बाहर होगा। तो उनको ऐसी सिंपल म्यूज़िक्स और सॉन्ग चुन के दें जो बस उनको वो भावना के आधार पर उनके इमोशंस को सपोर्ट करें। मुरली की कुछ ना कुछ रोज मुरली की पॉइंट सिंपल करके उनको शेयर करें, वरदान की या स्लोगन की, है ना। हमारे पास मेंटल हेल्थ इशू, इमोशनल हेल्थ इशू को डील करने के लिए एक तो काउंसलिंग है, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, मेडिटेशन है, देन साउंड स्लीप पे बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उनकी नींद फिटी हुई होती है, नींद टाइम पे नहीं आती है।
या डिस्टर्बिंग नींद आती है या उसमें बहुत फियरफुल ड्रीम्स आते हैं, अलग अलग नींद से रिलेटेड बहुत इश्यू होते हैं, देन कुछ ना कुछ सेल्फ मोटिवेशन का उनको अफर्मेशन लिख के दें। देन योगा, ब्रीथिंग योगा वगैरह उनको सिंपल कहें कि आप योगा अवश्य करो, है ना। एक्सरसाइज अगर वो ऑलरेडी कर रहे हों या एटलीस्ट वॉक कह सकते हैं कि आप थोड़ा समय बाहर जाके वॉक सुबह सुबह करो, क्योंकि ऐसे लोग घर से निकलते ही नहीं है, तो अंदर रूम में बैठकर और परेशान हो जाते हैं। एक कुमारी को अटेंड किया, जस्ट 20 में होगी, 20 से भी कम थी, रूम से ही नहीं निकल रही थी काफ़ी टाइम से, डिप्रेशन में ऐसी कि नहीं जाना ही नहीं है कहीं भी, और भले पूरा दिन रूम में है तो भी नींद पूरा रात भर नींद नहीं आ रही है। तो क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, वॉक नहीं है, बाहर जाना नहीं है, तो नींद कहाँ से आएगी ना, शरीर में थकावट नहीं होगी। तो इस पे वॉक पे आप कह सकते हैं, आजकल बाहर अगर वॉक मुश्किल है तो किसी तरह भी अंदर भी घर में भी 8 शेप में वॉक कर सकते हैं बालकनी में। देन उनका अंदर जो भी हॉबी पैशन है उस पर भी आप ये कर सकते हैं कि अगर आप राइटिंग कर सकते हो, आर्ट कोई ड्राइंग कर सकते हैं, अगर गा सकते हैं, जो भी किसी तरह भी पैशन या हॉबी है उसमें वो हेल्प करता है। फिर हमारे पास जो दूसरे जो दुनिया के हिसाब से भी हैं, बहुत अच्छी एक CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। फिर जेस्टॉल थेरापी में काफ़ी कुछ है, साइको ड्रामा है, एम्प्टी चेयर टेक्निक्स है, देन माइंडफुलनेस की जो भी चीज़ है वहाँ पे माइंड को एंजॉय करना सिखाएं। आप खाना खा रहे हो तो उसकी टेस्ट को एंजॉय करो, है ना, माइंड को फुल उसी में इन्वॉल्व करो, कोई काम करो। देन हिप्नोथेरापी और रिग्रेशन वो बहुत हाई लेवल पे यूज़ होते हैं। देन स्पिरिचुअल स्किल्स तो हमने डिस्कस किए। देन आते ही उनको पहले तो रिलैक्सेशन मेडिटेशन करानी है ना, ज़्यादा कुछ नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ, माइंड को ब्रेन को रिलैक्स करो, आँखों को रिलैक्स, कानों को, पूरी बॉडी को पहले रिलैक्स मोड में ले जाएं। तो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी पॉजिटिव हेल्थ के लिए, क्योंकि हम सभी जो इमोशंस से फेस कर रहे होते हैं, इमोशंस के पूरी बॉडी के टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। माइंड एंड बॉडी बहुत बहुत इंटर कनेक्टेड हैं, तो हर इमोशन का बहुत गहरा इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ रहा चुका है। और जो भी डिप्रेशन में पहुंचा है तो वो फर्स्ट स्टेज पे नहीं होगा डेफिनेटली, पहले तो स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह होगी, धीरे धीरे उसकी लेवल बढ़ती बढ़ती उस अनुसार हो चुका होगा। तो आप सामने जैसे देख रहे हैं कि बॉडी के टेम्परेचर और प्रेशर, ब्लड प्रेशर पे हर इमोशन का, नेगेटिव इमोशन का कितना गहरा असर पड़ता है। तो ऑलरेडी डैमेज बॉडी में भी आ गया है, तो उसको ठीक करना है हमें। फिर मेंटल तो उनको, माइंड को तो, इमोशंस को तो पॉजिटिव करना है, लेकिन बॉडी के साथ भी जो है, क्योंकि बॉडी में भी जो परेशानी है वो फिर माइंड में आ जाएगी, है ना, और उनके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर डिप्रेस्ड एंगर है तो डायरेक्ट ब्रेन पे असर पड़ता है, किसी को तो स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं, है ना। और बाहर की एंगर है, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत है, तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हार्ट ब्लड प्रेशर। आप देखो कोई भी बहुत चिल्लाता है, एंगर में होता है, तो ब्लड प्रेशर, BP हाई दिखता ही है, हार्ट बीट्स, पल्स रेट बढ़ जाता है। एंजाइटी का डाइजेशन सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बाहर हलचल है तो पेट में भी, मतलब डाइजेशन सिस्टम में भी वो हलचल आ जाती है ना। देन रिजेंटमेंट है अगर, तो मसल्स पे और बोन्स पे भी इफेक्ट होता है। सिम्टम्स पहले हमें पता करने हैं कि इश्यू क्या चल रहा है, क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं कि हमें, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बहुत से ज्ञान में चलने वाले, बहुत पुराने, उनको भी एंजाइटी कॉमन है, स्ट्रेस लेवल भी है, डिप्रेशन भी है अनफॉर्चुनेटली। तो पहले समझना है, अगर बहुत दुख की फीलिंग आती है ना, काफ़ी टाइम तक अलग अलग रहना शुरू करते हैं ना,
या खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मन में आता है, या आउट ऑफ कंट्रोल कभी हो जाते हैं, सडनली कोई फियर आ जाता है, सडनली वेट गेन है, वेट लॉस है, ना पर्टिकुलर एज के बाद सडनली वेट गेन हुआ, खास करके यंगस्टर्स में बहुत हो रहा है ना, टीन एज या 20s में। और ऐसी चीज़ें कि इल्यूशन जो है ना, साइड में कुछ दिख रहा है, एक भाई आया उस कहा कि 90 डिग्री में कोई ना कोई मुझे दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ फेस करता हूँ तो कोई नहीं है, वो है ना, कुछ ना कुछ मतलब जो दूसरों को अनरियल लगता है उससे दिखाई देता है। देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल और ड्रग, अभी जैसे मैंने बताया कि ड्राइनेज फियर था उसमें, तो वो परेशान होके उस फियर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगा एडिक्शन की। देन मूड चेंज, मूड स्विंग, बिहेवियर चेंज होता है कभी, या स्लीपिंग हैबिट्स अगर चेंज हुई है, कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, अकेले बैठने का बहुत दिल हो रहा है, या रेगुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, टेंशन हो रहा है, छोटी सी बातों में, खाना बनाना है, रोज़ बनाना है ना, लेकिन उसमें भी बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या बनाना है ना, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स है, इलनेस है, हम उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हेल्यूसिनेशन जैसे कुछ ना कुछ दिखाई देना, इल्यूशन जो सुसाइडल थॉट्स, डेली टास्क भी वो नहीं कर पाते हैं, बहुत कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना, हेल्पलेस फील करना, लोनलीनेस फील करना, लो एनर्जी, रूटीन काम से दिल नहीं लगती है, देन मूड स्विंग, अप्स डाउन, देन अभी जो भी ऐसे व्यक्ति आते हैं ना, उनको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उन को बहुत गहरा कहीं ना कहीं मन से या दिल से ज़ख्म हुआ है। जैसे कोई पेशेंट आता है एकदम आईसीयू में ले जाते हैं ना, इंटेंसिव केयर यूनिट, कोई एक्सीडेंट होता है या बहुत सीरियस होता है, तो हमें ये सोचना है कि वो फिजिकल तो जैसे पेशेंट दिखता है उसकी परेशानियाँ दिखते हैं, लेकिन मेंटल भी उतनी ही बहुत गहरी परेशानी होती है। तो उसको उस रूप में देखना है कि ये बहुत अंदर से बेचारा परेशान है, क्योंकि नॉर्मल परेशानी लाइफ में बहुत कुछ हम सभी झेल रहे हैं और ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन अगर वो कोई डिप्रेशन लेवल तक पहुंचा है, मतलब बहुत गहरा उसका इफेक्ट पड़ा है, तो उसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, आप थोड़ा भी उनको कहीं आप लेट आ गए, मतलब उनको टाइम दिया और लेट अटेंड किया, तो वो उनको उस पर वो भी हर्ट करेगा, दुख देगा, बहुत ओवर सेंसिटिव होने के कारण, मतलब और आपको लगेगा कि ये सेल्फिश है, खाली खुद का ही, उसके घर वाले सफ़र कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, लेकिन वो उस पोजीशन में ही नहीं होता है। अभी जो हॉस्पिटल बेड पे सोया हुआ होगा पेशेंट, वो दूसरों की परेशानी समझेगा, वो समझेगा सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं ही हूँ। तो मन की परेशानियाँ भी ऐसी होती है, हमको कईयों को देख के हमको लगता है कि ये सेल्फिश हैं, पेरेंट्स को के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे खुद इतने ज़्यादा परेशान है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। और वो उनको ट्रस्ट इजी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की दवाइयाँ कर चुके होते हैं और कहेंगे कि हमको यहाँ से भी फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ से फ़ायदा नहीं होगा, तो जो भी आप उनको तरीका बताएंगे वो पूछेंगे उनसे क्या होगा, इससे ठीक हो जाएंगे। तो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होगा, उनको एग्जाम्पल सुनाने होंगे बहुत सारे, और फिर वो अपनी बात इजीली शेयर भी नहीं करना चाहते हैं, है ना। सब और प्रॉब्लम सभी को सुनाएंगे कि हम ये प्रॉब्लम में फेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिटेल है, जो उनके साथ रियली में घटनाएं हुई है, वो बहुत रेयरली शेयर करते हैं, जब तक उनका बहुत क्लोज ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है ना। और वो इम्पेशेंट होते हैं,
इमीडिएट उनको रिलीफ चाहिए होता है, सॉल्यूशन भाई ठीक है आप इलाज बताओ हम घर जाके करेंगे, लेकिन उनको इंसिस्ट करना पड़ता है कि नहीं आपको 6 से 8 बार सेशन अटेंड करना होगा काउंसलिंग का, 45 मिनट्स टू 1 आवर ना, 1 या 2 या 3 बार में उनको हीलिंग नहीं होगी। अगर फ़ायदा हो भी गया 1-2 बार में, आपको लगेगा चमत्कार हो गया, लेकिन वो वापस से जागृत हो जाएगा प्रॉब्लम। तो 6-8 कम से कम वो सेशंस उनको देने ही हैं, और पहले ही उनको बता देना है कि आप रोज आइए, या मतलब हफ्ते में 1 दिन फिक्स करके, वीक में 2 सेशन से ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि आप जो उनको बता रहे हो, सुना रहे हो, सिखा रहे हो, उस पर वो वर्क भी करे थोड़ा, वो या उनकी फैमिली, है ना। और उनका सभी का बेचारों का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, सेल्फ स्टीम लो होता है। हम जब फॉर्म भराते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि सेल्फ लॉ, अपने प्रति लॉ कितना है, अपना लाइफ का इम्पोर्टेंस वो कितना समझते हैं, तो हमेशा वो लो ही आता है। तो उसको बढ़ाने के लिए उनको क्या करना है, और हाईली मूडी होते हैं तो आपको उनके हिसाब से चलना होगा थोड़ा पहले। और अप स्विंग, कभी बोलेंगे कि एकदम हम अभी ठीक हो गए, फिर कभी सडनली एकदम डाउन हो जाएंगे। तो भले उनकी रिकवरी हो रही है, लेकिन आपको अपना वो सेशंस चालू रखने हैं उनको। देन वो जल्दी अडॉप्ट नहीं होते हैं, इसीलिए फैमिली का एक और कोई व्यक्ति चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, उनको उनसे वो बातें याद दिलाए कि आपको ये करना है, आपके काउंसलर ने ये कहा है, ये ऐसे करना है। नॉन एक्टिव भी हो जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेजीनेस भी आ जाती है ना। तो इसलिए आउटर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और उनको हमेशा टाइमली अटेंडेंस देनी है, बहुत कंपेशनेट होके, दयालु होके उनके साथ डील करनी है, नॉन जजमेंटल होना है। जो भी चीज़ सुना रहे हैं आपको एक्सेप्ट करनी है, पहले तो जज नहीं करना है वो सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, किसके बारे में भी कह रहे हैं। कोई अपने पति की प्रॉब्लम्स के सब मतलब नेगेटिव बातें अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं या कोई सास के लिए बोल रहे हैं, पहले नॉन जजमेंटल होकर सुनना है। रियल में ऐसे केस हुए, एक पहले भाई और अपनी उसकी माँ आई, वो कहने लगे कि हमारे घर में जो बहू आई ना, इतनी परेशान की है, इतनी परेशान किया है, पूरे घर को अशांत कर दिया है, दुखी कर दिया है ना। तो सब प्रॉब्लम्स बता रही थी कि वो लड़की के हैं। लकीली वो एक लेडी कुछ हफ्तों के बाद सेंटर पे आई, वो बता रही थी कि मेरा हस्बैंड कैसे मारता है, सास कैसे मार खिलवाती है, और वही फैमिली थी। आप देखो, दोनों साइड को लगता है कि वो गलत है, दोनों समझते हैं कि टोटली प्रॉब्लम उसमें है। तो हमें टोटली नॉन जजमेंटल होकर सुनना है ना, उसके प्रति कुछ मतलब एक व्यू बना लेना है ना, जिसके बारे में वो सुनाते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताने होंगे, जो आगे चल के हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन बहुत अच्छा गुड लिसनर होना है, आई कांटेक्ट करके उनसे बात करनी है। अगर आप समझो कुछ नोटिंग करते हुए एक बार एक थोड़े टाइम के लिए भी, कुछ मोमेंट्स के लिए आई कांटेक्ट हटाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और जो मैंने वो एक बहन बताई, उनका अभी अनुभव सुनेंगे, जो मैंने कहा कि यूपी की, तो उसने बाद में जब एक्सपीरियंस शेयर किया ना, तो बाद में बताया कि मेरा 50% प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हो गया कि बहुत अच्छे से सुना मुझे सभी बातें। वो मतलब 3-4 सेशन वो कंटिन्यू अपने प्रॉब्लम्स इतने सफ़र किए थे, वो सुनाए। तो बोला कोई मेरे लाइफ में सुनने वाला ही नहीं था, ना घर वाले सुन रहे थे ना काउंसलर्स। तो बहुत अच्छा मतलब लिसनर होकर आई कांटेक्ट करके और मिररिंग करके, वो अगर दुखी फील कर रहे तो आपको भी वैसा फेस बनाना है। ऐसे नहीं कि हम इनसेंसिटिव रूप में, क्योंकि हम ज्ञान के हिसाब से ना सोचते हैं कि ये तो कॉमन बातें हैं, लेकिन हमें रियली में ऐसा इमोशन में आना है कि उसके दुख को हम अपने फेस पर भी रिफ्लेक्ट करें। जैसा मिररिंग, मतलब मिरर में जैसा फेस वो उसको दिखाई दे कि उसके दुख हम भी फील कर रहे हैं अंदर से, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी रैपो क्रिएट होता है।
वो आपको लगेगा वो सेम बात से बार बार सुना रहे हैं, तो सुनना है, हमें पेशेंटली सुनना है। देन कुछ बातें अननेसेसरी बहुत लेंदी सुनाएंगे, आपको लगेगा कि शॉर्ट में सुनाओ ना आप, हम कई बार बोल भी लेते हैं, लेकिन नहीं, उनकी पूरी बात निकालने दो, इमोशंस को रिलीज करने दो, है ना। कोई इरेलेवेंट लगेगा, लेकिन हर चीज़ उनके लिए इरेलेवेंट होती है। तो ये बहुत एक्चुअली टीम वर्क का काम है। जब हम बहुत गहरी स्टडी करते हैं इस पर, अलग अलग थेरापीज, अभी जैसे अलग अलग लोग आते जाते हैं, तो हम थेरापीज यूज़ करके हम देखते हैं कि इस पर कौन सी यूज़ होती है, फिर एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पूरे इंडिया में काउंसलर्स का ग्रुप बना हुआ है, तो बहुत अच्छा उससे हेल्प मिलती है। अकेले हम कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज तब तक नहीं गेन कर पाते हैं जब तक वैसा व्यक्ति आता है, और जब वैसा व्यक्ति आए, हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये टीम वर्क होगा तो हम बहुत अच्छा सिस्टमेटिक वे में कर पाएंगे। एक फॉर्म्स फिल करके, कैसे भी हमें कोई भी अप्रोच करता है ना, पहले तो ऑनलाइन हम लिंक भेज देते हैं कि आप फॉर्म भरो। 3 फॉर्म भरने के बाद हमें पता चल जाता है इसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट तो जस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, केस नंबर मिलता है उनको। सेकंड जो है प्री इंडक्शन के पूरे डिटेल्स आ जाते हैं उनके, बचपन से लेकर स्कूल लाइफ से, बचपन की पेरेंटिंग से लेकर, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज़ का जो कहीं ना कहीं रूट होता है वो बचपन के किसी संस्कार से होता है। अभी एक बहन जो मैंने बताया कि घर से निकाली गई, उसका अगर रूट मैंने चेक किया तो उसको बचपन में लगता था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जैसे ही उसकी बहन पैदा हुई, भाई पैदा हुआ, तो इसको नेग्लेक्ट करने लगे। और ये बहुत शाय थी, वो जो ज़्यादा बच्चे स्मार्ट थे तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो उसका पेरेंट्स के प्रति हमेशा था कि ये बायास्ड है ना, मेरे से सही नहीं चले। तो अभी ये मेंटालिटी पेरेंट्स पे है, आप देखो, मतलब जो मतलब हम सोच ही नहीं सकते जिसके बारे में। तो वो मेंटालिटी लेकर अगर वो ससुराल में जाएगी तो उसको वहाँ पे वही लगेगा कि मेरा हस्बैंड जो है माँ का साइड ले रहा है, बहन का साइड ले रहा है, जॉइंट फैमिली में इसका साइड ले रहा है। तो कहीं ना कहीं रूट कॉज मिल जाता है कि बचपन में इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने इसके माइंड में क्या फीलिंग आई थी, क्या सफरिंग की थी। तो इसलिए वो सिस्टमेटिक वे से हम उनकी डेटा कलेक्ट करें, नहीं तो खाली उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं, सिम्टम्स को सुनते हैं, तो हम उस गहराई तक नहीं जा पाते हैं कि इसका रूट कहाँ तक है, कौन से संस्कार को आइडेंटिफाई करना है जिसको वो चेंज करें। और उनको चेंज करने के लिए भी नहीं बताना है ना, धीरे धीरे वर्क करना है, स्टेप वाइज जाना है। देन सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, कुछ आप रोज उनको कुछ ना कुछ छोटा सा सॉन्ग का लिंक भेजो, अच्छा पॉजिटिव। जेस्टाल थेरेपी पे थोड़ा हम आज आते हैं। हमने देखा कि काउंसलिंग जो है ना हर फील्ड में बहुत ज़रूरी हो जाती है। 10 केसेस हमें कंपल्सरी दिए गए थे 3rd ईयर में कि इवन कैंसर के पेशेंट पे भी को भी काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि भले कैंसर फिजिकली हुआ है, लेकिन जैसे ही किसी को पता चला है मुझे कैंसर है, तो आप देखो उसकी माइंड की हालत क्या होती होगी, है ना। तो अगर वो मेंटल स्टेट में इमोशनली बहुत दुखी होगा तो वो भले फिजिकली कोई भी ट्रीटमेंट कराएगा वो इफेक्ट नहीं देगी। इवन हार्ट डिसीज़ जो होती है, डायबिटीज़ होती हैं, आप देखो ना, ये सब जो भी डिजीज़ हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बाहर से नहीं आई हुई है ना। जैसे कोरोना तो बाहर से आया है, लेकिन कोरोना का फियर जो है वो तो अंदर है। तो इसी तरह जो बाहर से कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है वो तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन मेजॉरिटी जो है हमारी बॉडी में डिजीज पैदा हो रही है। तो वो कौन पैदा कर रहा है? हमारे इमोशंस, हमारी नेगेटिव थिंकिंग। क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी कहती है कि मनुष्य जो है ना वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन उसका जो कोर बिलीफ्स हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, जो परसेप्शंस हैं, प्लानिंग्स है, वो सब जो
थॉट्स उसके प्रति चलती हैं, जो फीलिंग्स के रूप में इमोशंस होते हैं, वैसा ही बिहेवियर बनता है। फिर जैसा बिहेवियर बनता है वैसा ही थॉट्स चलती हैं, वैसे ही थॉट्स के हिसाब से फिर फीलिंग्स आती है। मतलब एक सर्किल बन जाता है जिसको वो खुद तोड़ ही नहीं पाता है। जैसे कहते हैं ना अभिमन्यु, ना ना वो हमारा एक विशेष सर्किल बन जाता है थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस और फीलिंग्स का, जिसके बीच में हम जब फंस जाते हैं तो मन की परेशानियाँ इतनी बड़ी दिखाई देती हैं कि हमको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि जिसका भी जो भी बिहेवियर दिख रहा है आपको, एंगर का है या किसी भी रूप का है, फियर का है, वो बिहेवियर कहीं ना कहीं उसके इमोशंस से और थॉट्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कईयों के माइंड में होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हम क्या कहेंगे उसको? चाहे फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हो, चाहे हेल्थ इश्यूज आया हो, हमारा जवाब क्या होता है ज्ञान के हिसाब से? कार्मिक अकाउंट। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास आप जाओ दवाई करने, भाई मुझे ये बीमारी है, वो कहेगा कार्मिक अकाउंट है, अच्छा लगेगा आपको? क्या कहना चाहिए आप सोचो, रीज़न क्या होगा? एक्चुअली कॉग्निटिव बिहेवियर हमें थेरेपी जो है ना हमें ये सिखाती है कि हर बिहेवियर के पीछे, हर बीमारी के पीछे, हर चीज़ के पीछे आप उसका ओरिजिन ढूंढो तो सॉल्यूशन मिलेगा। समझो उस प्रॉब्लम को गहराई से, क्योंकि हर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। आप देखो कोरोना का सॉल्यूशन कैसे निकला। कोरोना की डीएनए शेयर हुई, उसके बाद उसका वैक्सीन बना। जब तक डीएनए पता नहीं थी तो उसका वैक्सीन भी नहीं बन पाता था। तो प्रॉब्लम की गहराई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझो कुछ भी हुआ मेरे साथ, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, कुछ ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए ना उसको बताने के लिए, क्योंकि वो आके पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए उनको। हम ड्रामा कहेंगे या भाग्य कहेंगे या कार्मिक अकाउंट कहेंगे? हाँ, तो क्या कहेंगे? अंदर से पहले हमें समझना है कि रीजन एक्चुअली क्या हो सकता है। सब कार्मिक अकाउंट या सब ड्रामा नहीं हो सकता है। पास्ट कार्मिक अकाउंट वन ऑफ द रीजन है। सामने वाले ने आपके साथ गलत चला है तो हो सकता है वो अपने संस्कारों के वश हो, अपने नेचर के वश हो, आदतों के वश हो। अभी एक ड्रिंक करके पत्नी को मारता है तो हम उसको कहेंगे कार्मिक अकाउंट? क्या ये कहेंगे कि वो आत्मा संस्कारों के वश है, उसके संस्कारों को हील करने की ज़रूरत है, डील करने की ज़रूरत है ना? तो फिर या तो परिस्थितियों से परेशान है वो व्यक्ति, इसीलिए हमारे साथ वैसा बिहेवियर करता है। चाहे हमारा जो भी हमारे पास क्लाइंट आया हो या उसके साथ जो चल रहा हो, वो परिस्थितियों के वश हो सकता है। या उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो दूसरे के साथ भी वैसा ही करेगा, है ना? फिर वो भी हो सकता है कि हमें उस घटना के द्वारा, उस व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा हमें कोई शिक्षा मिलनी है ना? जैसे लाइफ इज क्या है, एग्जाम है ना एक, हर स्टडी, हर जैसे दुनिया में कहते हैं कि दुनिया की स्टडी है, लाइफ का हर दिन हमारे लिए स्टडी है, हर दिन एग्जाम होता है। तो हो सकता है हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कोई गलत आदमी भी नहीं हो, लेकिन वो हमारे साथ गलत चल गया क्योंकि भगवान या ब्रह्मांड या ड्रामा हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमारी टेस्ट लेना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जगदीश भाई जब पहली बार ज्ञान में आए थे तो उन्होंने पहला पाठ पक्का किया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरी दिन में पूरी कोई भी अशांति की हलचल आएगी तो भी मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूँगा। तो वो जैसे ही जाके क्यू में खड़े रहे तो उनको किसी के अंगूठे के ऊपर शू से प्रेस कर दिया, इनका खून निकलने लगा, है ना? सुनना होगा उनका अनुभव। तो परीक्षा भी आती है ना, उस पर हम
किसी का भी दोष, कार्मिक अकाउंट को दोष नहीं दे सकते। हमारे अंदर जो शक्तियाँ जागृत होनी है या हमारी क्वालिटीज जागृत होनी है, वो कब जागृत होती है? जब हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है, हमारे अंदर इतनी पावर है जो हमारी चीज़ को फेस कर सकते हैं। अगर सब कुछ लाइफ में स्मूथ चलता रहे तो हम डेवलप करें ही नहीं, प्रोग्रेस करें ही नहीं, बिल्कुल, है ना। हमारी अंदर की क्वालिटी और पावर्स जागृति नहीं हो, तो हमें उनको समझाना है कि आप ये सोचो कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो एक आप इसको क्रॉस करेंगे ना तो आप और शक्तिशाली बन जाएंगे, आपके अंदर और पावर आ जाएंगे और क्वालिटी आ जाएगी, और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस तो हो जाएंगे। किसी भी परेशानी से हम गुजरते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो परेशानी छोटी लगती है, क्योंकि एक बार तो क्रॉस कर लिया ना। तो ऊपर की चीज़ें भले हमें अंदर से समझनी है, लेकिन उनको ये कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि उन्होंने ये सब सुना हुआ होता है ज्ञान के हिसाब से। ये कार्मिक अकाउंट है, ये ना जो विद्धि को पसंद है, ये भाग्य में लिखा है, वैसा ही होता है। तो अभी जेस्टॉल थेरापी पे आ जाते हैं, तो काफ़ी टाइम यहाँ से शुरू है। ये बहुत अच्छी थेरापी है जो हम दुनिया में ज्ञान में हम किस तरह यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि बाबा के कमरे में जाएं और हम जो भी प्रॉब्लम है या जो व्यक्ति हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको लिख के दें, है ना। तो उसी को ही एक आधार लेकर एक दुनिया वालों ने बहुत अच्छी थेरापी बनाई है, जिसको जेस्टॉल थेरापी। जेस्टॉल मतलब एक व्यक्ति जो है, जेस्टॉल मतलब वोल है, एक संपूर्ण चीज़ है, अपने आप में एक पूरा एक ब्रह्मांड है, वो पूरा है। मतलब उसके फिजिकल को या सबटिल को अलग करके नहीं देखते हैं। वोल मतलब वोल, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, उसका नॉलेज, उसका फिजिकल बिहेवियर जो भी है वो एक चीज़ है। ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है ऑफ साइकोथेरेपी दैट हेल्प्स क्लाइंट फोकस ऑन प्रेजेंट, ना प्रेजेंट पे फोकस करना, एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ रादर देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट ड्यू टू देयर पास्ट डिसीजन और एक्सपीरियंस। पास्ट की जो भी बातें हैं, ठीक है, अभी हम सभी स्कूल कॉलेज पढ़ के आए, बहुत साल हो गए ना, हम तो जॉब पे ये आगे चल गए। अभी सपोज मैं 10th की मार्कशीट देखूं, सडनली मैं देखूं अरे मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स दिए, तो अभी मैं हिंदी सब्जेक्ट के बुक्स लेके आऊँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ, क्या मैं उस मार्कशीट को चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि 3 चीज़ें हो चुकी है, स्टडी का टाइम, एग्ज़ाम का टाइम और रिजल्ट का टाइम, तीनों चीज़ें हो चुकी है। किसी भी तरह उसको हम कितना भी पुरुषार्थ करके चेंज नहीं कर सकते हैं। इवन मतलब ब्रह्मांड या भगवान भी करेगा चेंज उसको, पास्ट को। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ जो हो चुका। ड्रामा का पूरा ज्ञान क्या कहता है? पास्ट को फुल स्टॉप लगाने के लिए ड्रामा को यूज़ करो, फ्यूचर के लिए नहीं यूज़ करो। तो पास्ट को मतलब वो हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने कई गिल्ट के लिए बहुत परेशान होते हैं कि हमने ये गलत स्टेप उठाया, इस पे विश्वास कर लिया, ये चीज़ कर ली, है ना। तो उसको समझाना है किसी तरह भी, वो जो समय था वो क्लोज चैप्टर है, उस चैप्टर को किसी तरह भी आप डील नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसको फ्यूचर के लिए हमें यूज़ करना है। The Gestalt therapy was developed by Fritz Perls, जो husband wife थे, on the principle that humans are best viewed as whole entity consisting of body, mind and soul, best understood when viewed through their own eyes, not by looking back into the past, but by bringing the past into the present. किसी के साथ कितनी भी गहरी घटना हुई है पास्ट में, उनको आप प्रेजेंट में ले आओ। ठीक है, अभी आप क्या फील कर रहे हो? समझो आपके सामने अभी वो घटना घट रही है, तो आप क्या करोगे? तो इमोशंस उनके रिलीज होते हैं, उनको एक्सप्रेस कराते हैं जो भी उनकी पास्ट की फीलिंग्स रहती है, दबी हुई इमोशंस रहती है।
Gestalt therapy emphasizes that to alleviate unresolved anger, pain, anxiety, resentment, and other negative feelings, these emotions cannot just be discussed but must be actually expressed in the present time. ना वो डिस्कस करके बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन वो उनको फील कराओ, हाँ ठीक है आपके साथ ये हुआ था, समझो अभी हो रहा है, ठीक है आपको क्या फील हो रहा है, अभी आप क्या करना चाहते हो, उस व्यक्ति पे आप क्या उसको कुछ कहना चाहते हो, किसी ने इंसल्ट कर दी है, घर वालों ने कुछ प्रेशर डाल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया है ना, तो वो ठीक है अभी उसको सामने विजुअलाइज करो, है ना, जो भी इमोशन है उसको निकाल दो उस समय ही, बोलना है बोल दो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, Pearls believed that we are not in this world to live up to others' expectation, nor should we expect others to live up to ours. By building self-awareness, Gestalt therapy helps clients better understand themselves and how the choices they make affect their health and their relationships. Then ये करने के बाद client will begin to understand how their emotional and physical cells are connected and develop more self-confidence to start living a fuller life and more effectively deal with problems. है ना, जो भी है वो उसको साइको ड्रामा में या रिलैक्सेशन में लेकर उसको रिलीज़ कराना है, एम्प्टी चेयर टेक्निक लेकर भी यूज़ कर सकते हैं. This empty chair technique is typically used in when a patient might have deep-rooted emotional problems from someone or something in their life, such as relationships with themselves, with aspects of their personality, their concepts, ideas, feelings, etc., or other people in their lives. फिर उनको भले उनके माइंड में फीलिंग होगी कि हमसे ये रूठ गए हैं, ये रिलेशन ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन उनको वो रिलैक्सेशन वो रिलीज़ कराने के बाद उसको ये माइंड में डालना है कि यू आर लव्ड नो मैटर हाउ एवरीवन शोज इट टू यू, है ना, वो अंदर से भले पेरेंट्स हैं या कोई भी हैं, वो किसी न किसी तरह आपसे अंदर से प्यार करते ही हैं. Gestalt therapy focus on what is happening in the moment and finding solution in the present time. For example, rather than discuss why something happened in the past, the therapist will encourage you to reenact the moment and discuss how it feels right now. In other words, you will be asked to experience your feelings rather than simply talk about them. Therapist will ask you questions like what is going on this moment, how does this makes you feel now, अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको. तो your therapist may experiment with dream work, guided fantasy or role play or confrontation and other techniques. ये टेलर मेड होता है कि आप उसको उसके प्रॉब्लम्स को समझ के उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं. एक बहुत अच्छा छोटा सा वीडियो है, वो हम देख लेते हैं. जेस्टॉल थेरेपी पे 5 मिनट का ही है. एक बहन के माइंड में आया था कि मदर के प्रति कुछ इमोशंस थे, अपनी माँ के प्रति. शी वाज मैरिड और वो एक बच्चे की माँ भी थी, बट फिर भी वो जो इश्यूज थे वो आप देख लेते हैं. Awareness. I want you to be in the here and now. In this therapy session we will focus on how you are feeling right now. We will also focus on what is making you feel this way. I don't want to explain your feelings till I go. अभी ये वीडियो की लिंक मैं भेज दूंगा, वो बाद में हम देख लेंगे. सभी शॉर्ट में मैं बता दूं, क्या गीत चल रहा है. अच्छा यहाँ पे चल.
सिंपल वे में जेस्टाल थेरापी ऐसी है कि हमने जो सुना है ना, ट्राइब्यूनल लगता है इनमें। ट्राइब्यूनल में क्या होता है, 3 पार्टीज होती है, तो भगवान होगा और मैं रहूँगा और दूसरे जिसके प्रति हमने कुछ कर्म किए होंगे। तो दुनिया वालों ने जेस्टाल थेरापी तो एम्प्टी चेयर में बनाई 2 पार्टीज कि मैं उसको बताऊं मेरे साथ कैसे आप गलत चल रहे हो, फिर उसका रिस्पॉन्स सुनूं खुद को ही उसकी चेयर पे बिठा के। लेकिन इसमें थोड़ा बायस्ड हो जाता है। हम अगर ये विजुलाइज करें कि भगवान के सामने साक्षी होकर उसको सामने बिठाकर और उसको सुना लें कि हमारे साथ इसने ऐसे किया है, और फिर अभी वो भगवान को क्या रिप्लाई करेगा, है ना। क्योंकि दुनिया की कोर्ट तो फिर भी एविडेंस पे चलती है, लेकिन है ना, कईयों को इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि कहते हैं कि कोर्ट भी क्या करेगा हमारी प्रॉब्लम्स को, वो वहाँ पे भी भाई झूठ चल रहा है। तो हम उनको बताते हैं कि भगवान की जो अदालत है ना, वो सबसे ऊंची है, वहाँ तो कोई बयास्ड सिस्टम नहीं चलता है, और वहाँ पे कोई किसी से सबूत के भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऐसे सोचो कि आप बैठे हो और उस व्यक्ति को भी बिठाओ और भगवान के सामने उसको रख दो, है ना, उसकी अदालत में दे दो केस, निश्चिंत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि किसी के प्रति अगर बहुत कुछ कि इसने ही मेरे लाइफ को ख़राब कर दिया है ना, चाहे देवरानी का हो, सास का हो, हस्बैंड का हो, किसी को वाइफ का हो, किसी को पेरेंट्स का हो, ठीक है, सबसे बड़ी अदालत को दे दो। किसी ने कोई पैसा नहीं लौटा रहा है आपका, है ना, ऐसा भी एक केस आया जिसके वजह से खाली उसका लोन रिटर्न नहीं हो रहा था, लेकिन उसने पूरी इन्वेस्टमेंट बच्चियों की मतलब जो शादी के लिए जमा किया था वो दे दिया। तो उसकी वजह से फैमिली इशू, वो हस्बैंड वाइफ डिप्रेशन में, डायबिटीज़ में, हार्ट इवन बीपी का इशू आ गया था। सिर्फ नुकसान हुआ था कुछ फाइनेंशियल, लेकिन वो फिजिकल भी आ गया, मेंटल भी आ गया। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए उनको कहेंगे कि ठीक है, दुनिया की अदालत में तो आपका केस चल रहा है, लेकिन भगवान की अदालत में दे दो, रिलैक्स हो जाओ, नहीं तो माइंड से जाएगी नहीं वो पॉइंट। तो अभी गीतू बहन प्रेजेंट करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी थेरापी इनर चाइल्ड हीलिंग। जैसे मैंने बताया, हम हर इमोशंस की ओरिजिन कहीं ना कहीं बचपन से होती है, तो उसको कैसे हील करें। आई गीतू बहन, आपने प्रैक्टिकल भी यूज़ किया है, तो हमें गाइड करेंगे। इसी में ही है ना, इसी में ही थी ना। ओम शांति। अब तक आपने जो दीपक भाई के थ्रू सुना, अगर उसको रिवाइज करें तो काफ़ी सारी टेक्निक्स इसमें क्लियर की गई थी। अगर यहाँ से जैसे CBT टेक्निक था बिहेवियरल चेंज का, कॉग्निटिव लेवल पर यानी मानसिक लेवल पर कैसे बिहेवियर चेंज करें। हैबिट फॉर्मेशन का टेक्निक था, टीचर टेक्निक था, गेस्टल थेरेपी था। तो ये सब अभी सिर्फ आपने वर्ड्स से इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं आप। जैसे हम 7 डेज़ कोर्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं ना हम लोग, कि ये सब हम आगे समझने वाले हैं। तो इन सब टेक्निक्स का प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है, इसकी और अच्छे क्लियरेंसेस हैं, वो हम आगे और सेशंस में सुनते रहेंगे। एक और प्रैक्टिकल अप्रोच गीता बहन लेकर आए हैं, सेल्फ लव ले रहे दीपक, गीता बहन सबके पास टाइम वैसे 12 बजे का दिया हुआ है, 12:30 बजे तक बैठ सकते हैं। डन। हाँ, वैसे भी सब लेट आए, वही सब नहीं आए, काफ़ी बिल्कुल टाइम पे आ गए थे, बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। सो थैंक यू जो बिल्कुल टाइम पे आ गए थे, टाइम से पहले भी आ गए थे। और जो बाद में आए हैं उनके लिए और आगे वालों को और अच्छा एक्सटेंडेड सेशन मिल रहा है। सो 12:30 तक हम कंटिन्यू करते हैं। दीदी भी आप सबसे मिलेंगे। तो हम अगला टॉपिक सेल्फ लव फॉर हीलिंग दाई सेल्फ, खुद को हील करने के लिए, एंड इनर चाइल्ड हीलिंग। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, कहीं ना कहीं वो हर्टेड है, उसको हील करो
और बाकी बातें बाहर हील हो जाती हैं। तो उन सब के प्रैक्टिकल अप्रोचेस गीता बहन हम सब के आगे रखेंगे। हम गीता बहन से स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। दीपक भाई जी ने बहुत अच्छा क्लियर किया सब, जेस्टाल थेरापी, CBT जो भी आपने सुना, और उसी को भी थोड़ा इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल फील्ड में हम चाहते हैं तो पहले थोड़ा इजी लैंग्वेज हमें यूज़ करना पड़ता है। ये साइकोलॉजिकली टर्म्स है जो भी हमने सुना, जो हमने स्टडी किया वो उन्होंने आपको थोड़ा बताया इन शॉर्ट में। तो उसी को कैसे हम इजीली प्रैक्टिकली अप्लाई करें, जैसे दीपक भाई ने भी कहा था कि सेल्फ लव अपने टॉपिक में कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लव है वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है जो हमें हील करती है। बच्चा बीमार होता है, माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फिरा देती है तो आधी उसकी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। प्रैक्टिकली हम भी बचपन से हम भी ये देखते आए हैं। डॉक्टर्स हमसे अच्छे से बात करेंगे तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कहते हैं ये डॉक्टर तो बात ही नहीं करता, खाली फीस लेता है और कुछ देखता भी नहीं है। और वही डॉक्टर भले थोड़ा सा प्यार से भी बात कर लेंगे या फैमिली के लिए कुछ पूछ लेंगे, हमारे सामने डॉक्टर सोनिया भी बैठे हैं, उनको पता होगा, तो कैसे वो पेशेंट को एक फीलिंग आती है कि हाँ एक फैमिली, एक बॉन्ड है। जैसे अपने आस्था हॉस्पिटल के भी डॉक्टर रितु बालानी, कई बार हमने उनके हॉस्पिटल में जाते सेवाओं के लिए तो देखा है कि पेशेंट के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका, तो हमारा पेशेंट बहुत लाइक करते हैं। कई ऐसे कोट्स है, डॉक्टर को गिफ्ट्स भी उन्होंने उनके हॉस्पिटल में लगा कर रखे। तो ये क्या है, एक लव जो कहते हैं ना कि, और बाबा के ज्ञान में जुड़ने के बाद हमारे अंदर एक प्योर लव की फीलिंग आ जाती है हर एक के प्रति, और वो नेचुरली जब हम फील्ड में आते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे वो फ्लो होता है हमारे अंदर से। लेकिन जो आज जो पता है, जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन क्राइसिस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से सभी बोलते हैं जख्मी है, एक उंड है, एक हर्ट है, सभी के अंदर दर्द में है, पेन में है। तो सबसे पहले मुझे हील किसको करना है? खुद को करना है। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे देंगे? तो पहले स्टार्ट हमें मुझसे करना है। म्यूज़िक चलाएंगे? म्यूज़िक। ये हम स्लाइड्स देखते देखते सामने जो सीन आ रहा है उसमें हम फील करेंगे पिक्चर में अपने आप को। सामने जो है स्क्रीन पे वो जो भी है, लेकिन वहाँ आप अपने आप को फील करेंगे, और क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है तो देखते देखते हम उसको फील भी करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली फिर दूसरों को भी करवा सके। सेल्फ लव स्क्रिप्ट। आई लव मी and I am worthy to becoming goodness in my life. I love me and I am worthy to becoming goodness in my life. I respect me, who I am. I respect me, who I am. I have inner strength to face all aspects of my life. I have inner strength to face all aspects of my life. मेरे अंदर एक असीमित ऊर्जा है जो लाइफ में आने वाले हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। My inner strength growing stronger each day. मेरी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक शक्ति है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। I have all the power I need. I have all the power I need. जिस समय जिस पावर की मुझे जरूरत होती है, परमात्मा से वो पावर मुझे मिल जाती है।
myself against any hurt that comes in my life. I protect myself against any hurt that comes in my life. किसी भी परिस्थिति से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। जो मुझसे डिस्टर्ब करे, लेकिन मैं तैयार हूँ उसे फेस करने के लिए। I believe who I am 100%. I believe who I am 100%. मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास है, 100% है। मैं कर सकती हूँ। Yes, I can. क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। Feeling good about myself is my natural birthright. Feeling good about myself is my natural birthright. स्वयं के प्रति अच्छा सोचना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं की दुनिया बनाने वाली मैं हूँ। I am creator of my world. I like the person I see in the mirror. I like the person I see in the mirror. I love the person I see in the mirror. मैं स्वयं से बहुत प्यार करती हूँ। Because I am unique soul in the world. I am special soul in the world. I am selected by Almighty Authority. भगवान ने मुझे चुना है। Thanks to God, जो उसने मुझे चुना। I love myself. Om Shanti. क्लियर हुआ सभी को कॉन्सेप्ट? शॉर्ट में है, लेकिन मोस्टली अभी जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास इस कोरोना काल के बीच में, तो मोस्टली यंगस्टर में जैसे बहुत होपलेस हो गए। कल ही एक फैमिली आई, मैंने बोला उसकी बच्ची को, बोला मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा आज तक, लाइफ में बहुत बातें आई, लेकिन कल उसका एग्ज़ाम है और बहुत रो रही है वो। बोला दीदी मैंने कभी उसको रोते हुए नहीं देखा आज तक, इतनी स्ट्रांग है वो, इतनी ब्रिलियंट है वो। 12th का एग्ज़ाम है शायद कुछ, तो क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि मोस्टली यंगस्टर में जैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है, तो पहले हमें उन्हें उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, और ये केसेस ज़्यादातर आ रहे हैं। तो उसके लिए पहले जो सेल्फ लव की टेक्निक काफ़ी, क्योंकि जो भी हम करते हैं पहले खुद प्रैक्टिस करते हो तो एक फीलिंग भी आती है, और जब हम दूसरों को कराते तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग का। इनर चाइल्ड, एक्चुअली ये इनर चाइल्ड हम किसे कहते हैं, हमारा मन ही है,
जैसे हम फर्स्ट डे सेशन में बताते हैं ना कि माइंड इज़ लाइक ए बेबी, इंटेलेक्चुअल इज़ लाइक ए मदर, जैसे माँ बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो आज क्या हो गई है, जो कहते हैं कि आज बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रही। माँ ही कंट्रोल में नहीं तो बच्चे को कैसे करेगी। मन के लिए बहुत सारी कहावतें, मन बहुत भागता है, भटकाता है। जब लेसन स्टार्ट करते हैं हम मन के लिए पूछते हैं मन क्या करता है, तो सामने वाले यही कहते हैं मन हमें भटकाता है। मन का काम क्या है, मन हमें भटकाता है, क्योंकि माँ उसको कंट्रोल नहीं करी ना, तो उसका जो बुद्धि में वो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं जा रही, नॉलेज प्रॉपर न जाने के कारण क्या हो रहा है, मन हमारा भटक रहा है। तो उस मन को मुझे कैसे हील करना है, तो उसी मन को जो साइकोलॉजी में ने स्टडी किया उसको नाम दिया इनर चाइल्ड, कि एक बच्चे की तरह उस बच्चे को मुझे हील करना है। आज जो बच्चा क्या हो गया है, बहुत उदास हो गया है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये सेशन लेते लेते हम खुद प्रैक्टिस भी करेंगे कि कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई बात से हम कभी कभी उदास हो जाते हैं। कई ऐसे जो पास्ट जो बातें हैं, वो बिलीव्स है, वो पैटर्न है, अंदर है हमारे अंदर, लेकिन कभी कभी हम उसको चेक नहीं कर पाते, इसलिए वो बीच बीच में उदासी आ जाती है, हम थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो उस इनर चाइल्ड को मैं कैसे हील करूँ। पास्ट इनर चाइल्ड ऐसा है और फ्यूचर इनर चाइल्ड हमारा ऐसा होना चाहिए। हाँ, इस सेशन के बाद 5 मिनट के बाद हमें फील होना चाहिए ऐसा। हाँ, ये बच्चा कैसे, हाँ, कौन सा बच्चा अच्छा लग रहा है। It is safe for my inner child to heal. I am safe to recover. I am giving my inner child all of the love and nurturing she or he needs to repair and heal. मुझे उसे देना है जो भी कुछ उसे चाहिए। बच्चा बाहर से आया, थोड़ा उदास है, थोड़ा भूख लगी है उसको, सब काम छोड़कर माँ क्या करती है, पहले उसको मैं कुछ दूँ, जो भी उसको अच्छा लगे उसकी नर्चरिंग करती है। तो जैसे उसकी करती है, तो वैसे क्या हम अपनी भी कर रहे हैं। जब कभी हम उदास हो जाते हैं या कोई बात होती है तो हम उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक खींचते हैं, क्योंकि इस डे टू डे की भाग दौड़ की लाइफ में हमारा अटेंशन नहीं जाता उस पर। फिर वो जब बहुत जख्मी हो जाता है ना मन हमारा, तो हमें लगता है कुछ चाहिए, फिर अंदर से कुछ डिमांड आती है, फिर कहते हैं कुछ चाहिए। कई जैसे आते हैं ना न्यू, तो क्योंकि पहले तो फर्स्ट एड किया नहीं हमने छोटी चोट से, तो अभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो उसी तरह मन भी बहुत ज़्यादा जब हर्ट में आ जाता है, बहुत ज़्यादा, तब वो खोजता है, तब सब भागते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। इधर से कुछ चाहिए, इधर जहाँ से मुझे अच्छी फीलिंग है वहाँ भागना शुरू करते हैं। तो उसे जो चाहिए मुझे उसे देना है। आई एम रेडी टू गिव बेस्ट, जो भी मेरे पास है मुझे उसे देना है। अपने इनर चाइल्ड से मुझे कनेक्ट कैसे होना है, तो उसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कहनी है। जैसे माँ बच्चे को कहती है ना कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हाँ मेरा राजा बच्चा है, मेरा लाडला बच्चा है, उसको गोद में लेगी, सर पे हाथ फैलाएगी। तो उसी तरह अपने मन को भी मुझे क्या करना है, कनेक्ट कैसे करें। परमात्मा से कनेक्ट होने के पहले मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, क्योंकि सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो अपने आप वो क्वालिटीज़ हमारी इमर्ज होगी, तो सुप्रीम सोल से तो हम अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमें अपने बचपन के कुछ फ़ोटोज़ जो हमें अच्छे लगते हैं, बचपन की कोई भी फ़ोटो एक इमर्ज करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, वो इमेज हम अपने सामने लाएंगे। कुछ अच्छी बातें, कभी मन उदास हो, कुछ अच्छी बातें जो बचपन में हम अच्छा करते थे, हमारी कुछ हॉबीज़ होती थी, कोई गेम हम खेलते थे जिसको हम एंजॉय करते थे, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना हमें। और रोज़ हमें अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है, अर्थात अपने मन से बात करनी है। आप कैसे हो, जैसे कोई हमारे पास आता है तो एक एक्चुअली देखा जाए तो हम सब स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, हम उससे पूछते हैं उसको उदास देखकर, क्या हुआ आपको, मन क्यों उदास है आपका, फिर जो भी बातें उससे हम पूछते हैं। तो उसी तरह जब हम भी उदास हो तो अपने आप से पूछे क्या हुआ, पूछे उस बच्चे से क्या हुआ, उसे क्या चाहिए, क्या डिमांड है उसकी। बहुत प्यार से जब हम उसे कहेंगे तो अंदर से वो बातें ऑटोमेटिक हमारे अंदर से निकलेगी। कुछ अफर्मेशन है जो हमें उस इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, आई चूज़ टू लेट गो पेन एंड फोकस ऑन हीलिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई इनर चाइल्ड। माई इनर चाइल्ड इज़ नॉट अलोन थ्रू द हीलिंग प्रोसेस। आई गिव माई सेल्फ टाइम टू हील माई इनर चाइल्ड। नहीं, मुझे अभी ऐसा माइंड डिस्टर्ब है, तुरंत ठीक होना चाहिए। कई ऐसे आते हैं ना, दीदी ऐसी बहुत प्रॉब्लम है, जल्दी कैसे ठीक हो जाए, अभी कोई हेडेक तो नहीं है, हम पेन किलर दे देंगे और ठीक हो जाएगा। समय देना पड़ेगा। इतने समय से हमने उसकी नर्चरिंग की नहीं है,
स्पेस ही नहीं दिया अपने आप को, टाइम ही नहीं दिया अपने आप को, और तुरंत हमें ठीक होना है तो कैसे होगा? तो अपने आप को भी कुछ समय देना है हमें। दूसरों को तो हम समय देते हैं ना, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में हम टाइम दे रहे हैं ना, तो अपने आप से भी टाइम स्पेंड करना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है हमें। जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो खुद ही वो अंदर से जो हमारे इनर चाइल्ड के अंदर होगा हमसे कहेगा, हाँ मेरी ये डिमांड है, मुझे ये चाहिए। अफर्मेशन फॉर योर इनर चाइल्ड, यू आर वर्थी ऑफ लव जस्ट एज यू आर। आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और उससे सॉरी भी कहना है। जैसे बाबा ने हमें बहुत अच्छे चार्ट की एक बताई है विधि की, रात को सोने से पहले सॉरी कह देना है। किसी को मैंने हर्ट किया, दूसरों को तो हर्ट किया ठीक है, कई बार हम अपने आप को भी बहुत हर्ट कर देते हैं, अपने आप से सॉरी नहीं कहते हम। तो अपने आप से भी कहना है, आज मैंने आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, उसके लिए सॉरी। आज कभी किसी कारण से रो देते हैं, तो आज उसके कारण, हम किसी दर्द के कारण जो मैंने आपको पेन दिया अपने आप को, उसके लिए अपने आप को सॉरी। तो अपने माइंड को मैं हील करूं। जब वो माइंड हील होगा तो ऑटोमेटिक क्लीन होगा, तो अच्छी फीलिंग अपने आप आती जाएगी। यू डिज़र्व द स्पेस एंड द फ्रीडम टू डू ऑल द थिंग्स यू लव। आई प्रॉमिस भी करना अपने आप से। आई प्रॉमिस यू आर सेफ नाउ, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू। आई प्रॉमिस, रोज़ उससे प्रॉमिस करना है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तो हमें भी अपने आप को कहना है, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय अवेलेबल हूँ। अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे इसी को ही। सभी रिलैक्स होके बैठेंगे। आपके साथ जो भी हाथ में कुछ है, मोबाइल पर साइड रखेंगे उसको। चारों तरफ से माइंड को डिटैच करेंगे। Pure innocent star, situated in the middle of forehead. बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। एक इनर जर्नी की ओर चलेंगे, अंतर्मन की यात्रा। फील करेंगे हम अपने अंदर की दुनिया की ओर जा रहे हैं। इमर्ज करेंगे अपने हार्ट को। मेरे हार्ट में एक ग्रीन कलर का फ्लावर है जो बंद है। उस फ्लावर के हर एक पेटल पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। एक पेटल पे हार्ट लिखा है। लाइफ की इस जर्नी में कई बार मैंने अपने आप को हर्ट किया, मैं दर्द में थी। मन बहुत दुखी था।
कनेक्ट होकर पावरफुल बन गई। अपने हर दर्द को मुझे दिल से निकाल देना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने आप से, परमात्मा से कनेक्ट होकर मैं जीवन के हर दर्द को, पेन को अपने लाइफ से निकाल दूंगी। एक पेटल पे एंगर लिखा हुआ है, इरिटेशन, पास्ट मेमोरीज, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मुझे इन सभी को ठीक करना है, हील करना है अपने आप को। परमात्मा से कनेक्ट होकर अपनी सारी वरीज, दुख, दर्द, पेन सब कुछ अपने अंदर से निकालना है। सेन इमर्ज करें, धीरे धीरे वो फ्लावर ओपन होता जा रहा है, ओपन होता जा रहा है। सारी दर्द, परेशानियां मैंने परमात्मा को दे दी। अब वो फ्लावर खुल चुका है। उसके पीछे एक क्यूट सा बच्चा बैठा है। बहुत क्यूट है वो बच्चा। मैं उसके नजदीक जाती हूँ। ये तो मेरा ही बचपन का स्वरूप है, लेकिन थोड़ा उदास है ये। चेहरे पर थोड़ा दर्द है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे अपने पास आने नहीं दे रहा है। मैं उससे सॉरी कहती हूँ। आज के बाद मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं अटेंशन दूंगी कि आपको दुख ना हो। मैं रोज के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोज रिजॉल्व करूंगी। मैं उसे कन्विंस करती हूँ। अब वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है। अब उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। मैं उसके और पास जाती हूँ। और पास उससे प्यार से मैं हग करती हूँ। वो बच्चा मेरे गले लग जाता है। अब वो बच्चा बहुत खुश है। मैं बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराती हूँ और उससे प्रॉमिस करती हूँ, आज से आप सेफ हो। मैं कोई भी दुख, दर्द आपके पास नहीं आने दूंगी। वो बच्चा मुझे थैंक्स कहता है। बहुत प्यारा क्यूट सा बच्चा। और धीरे धीरे
मेरे अंदर ही मर्ज हो जाता है। शांति। क्लियर हुआ सभी को ये कॉन्सेप्ट? तो आज से ये याद रखेंगे, माय इनर चाइल्ड इज माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, सभी कहेंगे, सभी कहेंगे। और आवाज नहीं आ रही है। आई एम ए हैप्पीएस्ट सोल इन द वर्ल्ड। हाँ, इनर चाइल्ड डांस कर रहा है ना माइंड में। हाँ, ये सीन याद कर रहा हमें। ओके, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में उसको लेंगे हम। हाँ हाँ, भले लिंक भेज देंगे। और भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट सेशन में लेंगे, रीस्क्रिप्ट्स योर फ्यूचर, कि आई एम क्रिएटर ऑफ माय फ्यूचर, तो मैं कैसे रीस्क्रिप्ट करूँ उसको। ओके, ओम शांति। थैंक यू सभी को। ओम शांति। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे तो फिर अलग से एक छोटा सा ऐसे ग्रुप बना के सेशन रखेंगे जिनको इंटरेस्ट टॉपिक्स पे है। तो वो ये बहुत ही वास्तव में इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बहुत इजीली गीतू दीदी ने सिखाया हमें, है ना। कैट के डॉक्टर्स भी कराते हैं हार्ट पेशेंट्स को। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा हमारे दीपक भाई, रिंकू बहन, रितु बहन ने आप सभी को ये काउंसलिंग का और जो आजकल समय चल रहा है उस समय के हिसाब से हम बाबा की एनर्जी को, बाबा के वर्शंस को लोगों के दिल दिमाग में कैसे फिट करें, ये न्यू टेक्निक्स है। बातें वही है, भाव वही है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन उस तरीके की है। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी कैसे कंटिन्यूएशन करनी है, औरों को कैसे इसका लाभ दिलाना है, क्योंकि ये तो वो चीज़ है कि मैंने परफ्यूम लगाई है तो हम जहाँ से गुजरेंगे उन्हें सुगंध ज़रूर आएगी। हमने जो चीज़ समझी है तो हम ज़रूर दूसरों तक ये संदेश देते ही हैं, चाहे वो हम अपने व्यवहार से, चाहे हम अपनी सटाश से, वाइब्रेशन से, बोलवाणी से। ये एक बहुत अच्छी मास्टर डिग्री है काउंसलिंग की, जो इन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से की है, और उसी नॉलेज को लेकर जो आज हमारे सूरज भाई तो कहते हैं कि आगे चल के ऐसा समय आएगा कि हर 2 डर के बाद एक ऐसा डर होगा जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन में होगा। लगता है वो समय अभी चल ही रहा है। तो ऐसे समय पर बाबा की नॉलेज को इस नए तरीके से सुनाकर उन्हें जो चाहिए ये एहसास दिलाना कि ये वही चीज़ है जिससे आप ठीक होंगे,
क्योंकि जब तक आत्मा के अंदर ये जागृति नहीं आती है कि यही चीज़, यही बात मुझे जीवन में चाहिए, ये अवेयरनेस, ये अंदर से चेतना अंदर आ जाए, तो ये सब आप हमारी दोनों दीदियों से और दीपक भाई से इसकी और आगे की जानकारी और गाइडलाइंस जो है वो लेते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी